बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, जीटीएस 12 में बायोलॉजी की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पी प्लांट विल नॉट प्रोड्यूस ऑल प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन? कौन सा यहाँ पर प्लांट ऐसा है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के ऊपर प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करेगा? नम्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट स्टेटमेंट मौजूद है कि जिसको हम प्योर ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं या ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर वो हमेशा प्योर ब्रीडिंग प्लांट ही पैदा करता है, यानी बिल्कुल अपनी जैसे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट केस जो है, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसके अंदर तीन जीन्स यहाँ पे लिए गए हैं। एक जीन कैपिटल टी। अब गैमीट जब प्रोड्यूस होंगे तो गैमीट सिर्फ सिंगल टाइप के होंगे, क्योंकि कैपिटल टी ही होगा तमाम गैमीट्स में। देयर विल बी नो डिफरेंस। सेम इज ट्रू फॉर स्मॉल आर। आर के हवाले से भी फकत स्मॉल आर। और कैपिटल वाई में से चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में से कोई भी हो, तो इट विल प्रोड्यूस ए सिंगल टाइप ऑफ गैमीट। और क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइज हो रहा है तो सेम टाइप ऑफ गैमीट आपस में मिलेंगे, तो कॉम्बिनेशन तमाम केसेस में यही रहेगा। यानी ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। और जब सेल्फ फर्टिलाइज किया जाएगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये प्योर ब्रीडिंग ही प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा प्योर ब्रीडिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो प्योर ब्रीडिंग नहीं होते उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया जाए तो उनके अंदर हमें न्यू कॉम्बिनेशन या नए ट्रेट नजर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में अगर गैमीट्स को लिया जाए तो ऑप्शन बी में जो गैमीट्स बनेंगे, क्वेश्चन है कैपिटल टी टी और कैपिटल आर कैपिटल वाई। जी, ये है जीनोटाइप। अब इस जीनोटाइप में अगर हम वाई की बात करें तो तमाम गैमीट्स एक जैसे होंगे। आर की बात करें तो तमाम गैमीट्स एक जैसे होंगे। लेकिन जब टी की बात की जाए तो टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी हाइब्रिड है। और जो हाइब्रिड होता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दूसरा कैरेक्टर यानी रिसेसिव शो करता है। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो दो तरह के गैमीट्स होंगे। यानी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है क्रॉस विद सेम, जब ये सेम क्रॉस होगा तो दोनों तरफ से जो गैमीट आएंगे वो दो दो तरह के होंगे। एक गैमीट होगा कैपिटल टी के साथ और एक गैमीट होगा स्मॉल टी के साथ। तो जब दोनों तरफ से कैपिटल टी मिलेगा तो फिर तो प्योर ब्रीडिंग होगा। लेकिन जब दोनों तरफ से स्मॉल टी इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास एक कह लें कि एक डिफरेंट कैरेक्टर भी सामने आएगा। और उस डिफरेंट कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पर एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी बनेगा। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों के दोनों प्योर ब्रीडिंग है। ये भी प्योर ब्रीडिंग है, ये भी प्योर ब्रीडिंग है। लेकिन तमाम के तमाम प्लांट्स प्योर ब्रीडिंग हो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ये भी बनेगा कि एक तरफ से कैपिटल टी, एक तरफ से स्मॉल टी, और गैमीट कहीं से भी आए, बाकी दोनों तरफ से तो यही कॉम्बिनेशन। तो ये जो केस है ये हाइब्रिड, ये हमें रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर हुआ, तो तमाम के तमाम प्योर ब्रीडिंग प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये बात दुरुस्त होगी ऑप्शन बी के लिए। ठीक है। तो व्हेन इट विल नॉट प्रोड्यूस ऑल प्योर ब्रीडिंग
इंडिविजुअल्स। बाकी जो, क्योंकि ये टोटल कंप्लीटली प्योर ब्रीडिंग है, ये भी कंप्लीट प्योर ब्रीडिंग है तीनों केसेस में, ये भी कंप्लीट प्योर ब्रीडिंग है। तो जो प्योर ब्रीडिंग प्लांट होता है अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्योर ब्रीडिंग ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो प्योर ब्रीडिंग नहीं होता, यानी हाइब्रिड होता है, जिस तरह ये यहाँ पे टी के मामले में हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड से जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो तो हाइब्रिड जो है वो प्योर ब्रीडिंग प्रोड्यूस करने के साथ साथ हमें हाइब्रिड भी प्रोड्यूस करता नजर आएगा। तो ये है केस। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनर्स ऑफ ए जीन पेयर हैव सेम। एक जीन पेयर जो एक होमोलोगस पेयर के ऊपर मौजूद है, उनमें पार्टनर्स यानी अलील, उन अलील्स में क्या चीज कॉमन होगी? तो एक अलील है, यहीं से अगर मिसाल लें तो कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। तो इन अलील्स की जीन सीक्वेंस डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, जिसके नतीजे में इनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो इनके अंदर इनका इफेक्ट जो है सेम होना जरूरी नहीं होता। इसी तरह डीएनए सीक्वेंस डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ऑटोमेटिकली उसके बिहाफ पे एक्सप्रेशन सेम नहीं है। तो एक ही जिस लोकस के ऊपर मौजूद जो जीन पेयर है, उसका लोकस तो सेम होता है कि दे आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस, लेकिन लाजिम नहीं कि उनका इफेक्ट, उनका एक्सप्रेशन, उनका सीक्वेंस भी सेम हो, क्योंकि दोनों तरह की कंडीशन पाई जा सकती हैं, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी। तो जो दुरुस्त बात होगी किसी भी जीन पेयर के लिए कि किसी भी जीन पेयर का लोकस सेम होगा। अगर वो होमोजाइगस हैं तो फिर तो डीएनए सीक्वेंस, एक्सप्रेशन, इफेक्ट, ये चीज़ें भी हम कहेंगे कि सब सेम है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो फिर सिर्फ और सिर्फ लोकस सेम होगा और बाकी चीज़ें डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ gametes विल बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्योर ब्रीडिंग। अब यहाँ पे प्योर ब्रीडिंग की बात की है। प्योर ब्रीडिंग का मतलब दैट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस है किसके लिए? टॉल कैरेक्टर के लिए भी होमोजाइगस है, रिंकल्ड शेप के लिए भी होमोजाइगस है, और सीड शेप ग्रीन, इसके लिए भी होमोजाइगस है। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम चैप्टर 22 में देखें तो इसके अंदर आप देखें कि एक चीज एक्स्ट्रा है। कौन सी चीज एक्स्ट्रा है? यानी ये कंडीशन ली है रिंकल्ड ग्रीन, और साथ ही कह दिया है होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल का मतलब है कि इसी जीनोटाइप में आप कैपिटल टी भी शामिल कर लें। अब स्मॉल वाई और कैपिटल टी, ये है हमारा क्वेश्चन का जो प्लांट उसकी जीनोटाइप। अब इसकी जीनोटाइप को देखें तो तीनों केसेस में ये होमोजाइगस है, और जब ये होमोजाइगस है तो ऑटोमेटिकली इससे जो गैमीट बनेंगे, चाहे स्मॉल आर ये आए या ये आए, इट विल बी स्मॉल आर। दूसरे पेयर से स्मॉल वाई ही रहेगा, और तीसरे केस में कैपिटल टी ही रहेगा, चाहे ये वाला अलील हो या ये वाला। तो इससे जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी ओनली ए सिंगल टाइप। तो सिंगल टाइप ऑफ gametes will be produced by when the gamete formation will take place in a pure breeding pea plant, tall pea plant with wrinkled green seeds। तो यहाँ पर जवाब होगा only one type of gamete। Question number 4, on the sides of throat is common to all vertebrates। तमाम वर्टिब्रेट्स में जो कॉमन है वो गिल पाउचेस हैं। उन पाउचेस के अंदर गिल फिलामेंट्स भी मौजूद हों, दैट इज नॉट कॉमन। ठीक है, तो इट इज द गिल पाउचेस, नॉट द गिल्स। गिल फिलामेंट्स उसमें मौजूद नहीं होते, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, these are the gill
पाउचेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू डार्विन? डार्विन को एवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया था? इट वाज द बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, मुख्तलिफ एरियाज में जब उसने गैलापागोस का सर्वे भी किया, तो बेसिकली बायोजियोग्राफी ने उसको सजेस्ट किया आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। A family has 5 girls and no son। एक फैमिली में 5 लड़कियां पहले हैं, एंड नो सन, बेटा कोई नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एज द सिक्स चाइल्ड। अब अगर छठे बच्चे की बात की जाए, तो क्या वो सन होगा या नहीं होगा, कितने इम्कानात हैं? तो इम्कानात उसके 50% ही रहेंगे, क्योंकि जेंडर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल इज स्पेसिफाइड बाय द टाइप ऑफ गैमीट। तो जो टाइप ऑफ गैमीट फादर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल पेरेंट में, वो दो तरह के हैं, एक्स के साथ और वाई के साथ। अब एक्स और वाई 50-50 गैमीट्स, तो उनके फर्टिलाइजेशन के इम्कानात भी 50-50 ही रहेंगे। चाहे उससे पहले 5 की बजाय 10 बच्चियां पहले मौजूद हों घर में, बेटा कोई भी ना हो, तो फिर भी 50% इम्कान है कि 11वां बच्चा मेल हो सकता है, क्योंकि पहले पैदा होने वाली बच्चियों का उस नए बच्चे के जेंडर की डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो 50% कहें या 1 out of 2। Who among Darwin's predecessor developed a comprehensive मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ evolves? मैं डार्विन से पहले जिसने कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दिया वो लामार्क था। इन F2 generation from P1 of homozygous capital R capital Y with homozygous small r small y p plants, highest number of plants Mendel found were with। मेंडल ने जो क्रॉस किया कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर वाई वाई का, ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस के अंदर जो उसके पास नेक्स्ट F2 जनरेशन के अंदर जो इंडिविजुअल पैदा हुए, उसमें क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स कौन से थे? अब हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे अगर हम इसमें देखें, तो ये है चेकर बोर्ड, जिसे हम काई स्क्वायर का नाम देते हैं। इस काई स्क्वायर में सवाल ये है कि सबसे ज्यादा तादाद किसकी थी? तो सबसे ज्यादा तादाद यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास क्या है जी? ऑप्शन में है होमोजाइगस फॉर कैपिटल आर कैपिटल वाई, होमोजाइगस फॉर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इनकी वैल्यूज को आप, हमने अगर आपको याद हो तो बात की थी रेशो क्या होगी, और बाकायदा कैलकुलेशन भी की थी। उस कैलकुलेशन को हम देखें, तो इस कैलकुलेशन में हमारे पास जो रेशो आती है 1 2 1 2 1 2 1। ये है जीनोटिपिक रेशो, ये है जीनोटिपिक रेशो। और इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो है 4। ठीक है, ये मैक्सिमम है 4। अगर आप उस लेक्चर में थे तो आपको याद आ गया होगा, मैंने एक आपको कैलकुलेट करके दिखाया भी था। 12, ये 4, दिस इज द 4 इज द मैक्सिमम। अब ये 4 कौन सा होगा? यहाँ पर ये 4 1 2 3 और 4, जो हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड है, दोनों केसेस में, आर के मामले में भी और वाई के मामले में भी, इन हाइब्रिड की तादाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, 4/16। इस 4/16 को आप यानी और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसकी रोशनी हो जाएगी, और ये है मैक्सिमम। बाकी जो ऑप्शन है, मसलन ये है, आप कैपिटल आर कैपिटल वाई इसको जरा फाइंड करें, ये सिवाय एक होगा,
इसके अलावा बाकी 16 में से कोई भी इसके साथ का नहीं है। इसी तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी सिर्फ सिंगल है। दिस इज ओनली वन, दिस इज ओनली वन। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ plants that were produced that Mendel found were डाई ये है डाई हाइब्रिड। ठीक है। तो ये वैल्यूज और ये नंबर इनके कौन कितने परसेंट है, ये आपने याद रखने हैं कैलकुलेशन के जरिए भी और वैसे भी। 9, लामार्क बिलीव्ड दैट न्यू स्पीशीज अरोज बाय, लामार्क का बिलीफ क्या था कि नई स्पीशीज कैसे पैदा होती हैं। तो लामार्क का भी बिलीफ यही था कि ग्रेजुअल चेंजेस accumulated over a long period of time result in evolution of new species। वही जो डार्विन का था, अलबत्ता मैकेनिज्म दोनों का डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 10, 9Q34, 9Q34 ये है एड्रेस, जिसे हम लोकस कहते हैं। तो लोकस भी दरअसल एड्रेस की तरह होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के जीनोम में ये जीन कहाँ पाया जाता है। तो ये जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोम एक से ज्यादा भी होते हैं। और यहाँ पर जिस जीन की बात हो रही है वो है आइसो एग्लूटिनेशन जीन, यानी ह्यूमन जीन, जो ABO ब्लड ग्रुप की टाइपिंग में इन्वॉल्व है। तो ये आई जीन 9Q का मतलब है क्रोमोसोम नंबर 9। क्यू, पी और क्यू क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं। पी जो है वो कह लें कि ऊपर वाला स्मॉल पार्ट हुआ करता है, और नीचे वाला जो लॉन्ग पार्ट है उसे क्यू कहा जाता है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 के लॉन्ग पार्ट यानी लॉन्ग आर्म के अंदर पोजीशन नंबर 34, जीन्स की तरतीब लगाएं तो 1 2 3 4, तो 34वें नंबर पे ये इसका लोकस है, इसका एड्रेस है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी को कहा जाए कि जनाब ये फुला कॉलोनी के ब्लॉक ए का गली नंबर 3 में मकान नंबर 34 है, तो एक एड्रेस हुआ करता है। तो इस एड्रेस जो लोकस जीन का लिया जाता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर पहले आता है, फिर उस क्रोमोसोम का कौन सा आर्म, और फिर उस आर्म के ऊपर जीन की तरतीब, उसका नंबर क्या है। तो गिवन ऑप्शन में इसका दुरुस्त जवाब होगा क्रोमोसोम नंबर 9, पोजीशन नंबर 34, एंड क्यू स्टैंड फॉर द लॉन्ग आर्म। अब जो बाकी है यहाँ पे, अब ए ऑप्शन ले, नाइन्थ रिसेसिव जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 34। तो ये क्रोमोसोम नंबर 34 ही आपको बता रहा है कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 34 कोई होता ही नहीं। क्रोमोसोम की मैक्सिमम जो नंबरिंग है वो 23 तक है। इसी तरह बी ऑप्शन में भी क्रोमोसोम नंबर 34, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर 9, पोजीशन 34, लेकिन शॉर्ट आर्म। तो पी एंड क्यू, जो पी होता है वो शॉर्ट आर्म होता है। ठीक है। तो क्यू स्टैंड फॉर लॉन्ग आर्म, तो दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर बोथ बी एंड सी, यानी यूनिटी ऑफ लाइफ को भी बताता है और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को भी जस्टिफाई करता है। यूनिटी क्यों है और डाइवर्सिटी क्यों है, दोनों बातें एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हैं। न्यू जीन्स इन ए पॉपुलेशन कम फ्रॉम, किसी पॉपुलेशन में नए जीन कहाँ से आते हैं। अब नए जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट के जरिए तो जीन्स खत्म हो जाते हैं, तादाद बढ़ती है। ठीक है। इन ब्रीडिंग के नतीजे में तो कोई नया जीन नहीं आएगा, वो आपस में ही इनब्रीड कर रहे हैं, इट इज नॉट द ऑप्शन। क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट जीन्स के दरमियान में न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करती है, नया जीन इंट्रोड्यूस नहीं करती। डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन अगर हो जाए तो डुप्लीकेशन होने के बाद कॉपी तो सेम होगी, अगर टी की दो कॉपी हो जाए तो रहेगा तो वो टी ही। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ई माई एमिग्रेशन एंड म्यूटेशन, बाहर से कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में दाखिल हो
तो पॉसिबल है कि उसमें कोई नया जीन हो जो पहले उस पॉपुलेशन में मौजूद ना हो। और साथ ही साथ अगर बाहर से कोई नहीं भी आया तो ये भी मुमकिन है कि अगर म्यूटेशन हो जाए, यानी ऑलरेडी जो जीन प्रेजेंट है उसमें म्यूटेशन हो जाए, जिस तरह आइसोएग्लूटिनेशन के मामले में बुक ने बयान किया कि शुरू में जो आई जीन था ये एक ही फॉर्म थी, बाद में फिर इसकी ए फॉर्म, बी फॉर्म और तीसरी फॉर्म स्मॉल आई जो प्रोड्यूस हुई। तो एक ही जीन में म्यूटेशन होती गई और उसकी कई शक्लें पैदा हो गई। तो म्यूटेशन और एमिग्रेशन के नतीजे में नए जीन पॉपुलेशन में शामिल होते हैं, हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द चांसेस ऑफ डाई हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए डाई हाइब्रिड ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब ये भी वही क्वेश्चन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है डाई हाइब्रिड, यानी ये आर के मामले में भी हाइब्रिड है और वाई के मामले में भी हाइब्रिड है, तो ये है डाई हाइब्रिड। अब इस डाई हाइब्रिड को सेल्फ करने का मतलब क्या है? इसको सेल्फ करने का मतलब यही क्रॉस है, ये देखिए, ये है इसका क्रॉस। ठीक हो गया। तो डाई हाइब्रिड को क्रॉस किया तो इसमें सवाल क्या है? सवाल गालिबन ये वही है जो पहले भी हम बात कर चुके। कैलकुलेट द चांसेस ऑफ डाई हाइब्रिड, यानी अब इसको डाई हाइब्रिड को डाई हाइब्रिड से क्रॉस किया तो डाई हाइब्रिड पैदा होने के इम्कानात कितने हैं? डाई हाइब्रिड यही, अभी अभी हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके। डाई हाइब्रिड कौन से हैं? ये 16 में से 4 है, यही 16 में से 4 ये है डाई हाइब्रिड। बाकी जो है वो डाई हाइब्रिड नहीं है, यानी ये जो है फर्स्ट ये तो हाइब्रिड है ही नहीं, ये है प्योर। ये आर के मामले में भी प्योर है, ये वाई के मामले में भी प्योर है। ये जो दूसरा केस है ये आर के मामले में प्योर है लेकिन वाई के मामले में हाइब्रिड है। अब इसको डाई हाइब्रिड नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ एक मामले में ये एक जीन के लिए हाइब्रिड है, तो ये मोनो हाइब्रिड है, इट इज नॉट डाई हाइब्रिड। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है ये वाई के मामले में प्योर है और हाइब्रिड है तो आर के मामले में है, यानी ये भी मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड नहीं है। डाई हाइब्रिड ये है जो आर में भी हाइब्रिड है और वाई के केस में भी हाइब्रिड दोगला हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करता है। तो जो यहाँ पे हाइब्रिड है वो ये 4 है। ठीक है, तो ये 4 है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 16, 4/16 को हम लिखें तो 4/16 ऑटोमेटिकली 1/4 में सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डार्विन postulated that dash operating over vast spans of time could account for entire diversity of life। डार्विन ने postulate किया कि ऑपरेटिंग ओवर वास्ट स्पैन्स ऑफ लाइफ, ये ऑपरेट कौन कर रही है? ये है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो ऑपरेट करेगी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे, तो बिल आखिर वो डाइवर्सिटी का सबब बनेगी। न्यू स्पीशीज एवॉल्व होती हैं, सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन। कोई जीन की, किसी जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है, नतीजतन डार्विन ने जो पूरी थ्योरी पेश की थी उसके अंदर जो फैक्टर उसने ऑपरेटिंग फैक्टर लिया था वो नेचुरल सिलेक्शन को लिया था नई स्पीशीज के एवॉल्व होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार? किस चीज का जिम्मेदार? कि जो नई नस्ल पैदा होती है, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, डिसेंट, वो मॉडिफाइड होते हैं। अब मॉडिफाइड होते हैं तो मॉडिफाई कैसे हो जाते हैं? तो मॉडिफाई वो दरअसल हो जाते हैं उस वक्त जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन होती है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन, मेंडल का सेकंड लॉ, जो वेरिएशन क्रिएट करता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये जो रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज है ये तो रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन में तो जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, उसके बाद एस फेज से आगे G2 फेज,
G2 फेज के बाद जब डिवीजन में आएगा सेल, यानी प्रोफेज के अंदर, तो उस वक्त होगी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मैं बात कर रहा हूँ मियोसिस की। गैप, ठीक है। तो मियोसिस के टाइम पर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन, जो दरअसल इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के बिहाफ पे है, उससे वेरिएशन पैदा होते हैं। और फिर वेरिएशन आगे जाते हैं तो हमें नतीजतन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का फीचर नजर आता है। फ्रीक्वेंट म्यूटेशन। अब म्यूटेशन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हुआ करती। अगर म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा हो तो एवोल्यूशन को इतना टाइम ना लगता। म्यूटेशन का रेट बहुत स्लो हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 16। The 22 autosomes in a male gamete do not carry any। यहाँ बात क्योंकि ह्यूमन की हो रही है, जेनेटिक्स ह्यूमन की है मेनली, तो मेल गैमीट 22, ये मेल की बात है। तो जो 22 ऑटोसोम्स हैं मेल गैमीट में, उनके ऊपर क्या नहीं है। अब अगर यहाँ पे मेल ना भी लिया जाए, यानी इन केस ऑफ, किसी भी केस में बात सिर्फ ऑटोसोम की ले लें, ठीक है, चाहे ह्यूमन ना भी हो, तो 22 ऑटोसोम्स, ऑटोसोम का बेसिकली क्वेश्चन है। यहाँ फीमेल की बात हो या मेल की बात हो, जवाब एक ही रहेगा। ऑटोसोम्स के ऊपर कोई भी सेक्स लिंक्ड जीन नहीं हुआ करता। ये एक जनरल सा रूल है जो पंजाब टेक्स्ट ने डिस्क्राइब किया है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स लिमिटेड जीन्स वो कहीं भी हो सकते हैं, उनके लिए लोकस की पाबंदी नहीं है। जो एक्स क्रोमोसोम हुआ करता है उसके ऊपर पाए जाने वाले जीन सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं। और एक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, ऑटोसोम नहीं है। ऑटोसोम को डेफिनेशन ही हम यही करते हैं कि जिनके ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जीन, ओ सॉरी, जिनके ऊपर कह लें कि सेक्स डिटरमाइनिंग जीन नहीं होते। और वो फिर दो हैं, एक्स एंड वाई। और एक्स एंड वाई वो 23rd पेयर में आते हैं, 22 में नहीं आते। तो ऑटोमेटिकली उसी एक्स एंड वाई में जो एक्स के ऊपर हैं वो सेक्स लिंक्ड हैं, तो सेक्स लिंक्ड जीन ऑटोसोम के ऊपर नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। चांसेस फॉर ए मैन टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया सी देन ए वुमेन आर। अब हीमोफीलिया सी जो है ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये है ऑटोसोम। जब ऑटोसोम है तो चांसेस विल बी इक्वल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। जी, क्वेश्चन नंबर 18। A diploid animal contains dash of each gene at the same locus। एक डिप्लॉयड एनिमल जिस तरह ह्यूमन को ले लें तो किसी भी लोकस के ऊपर जो एक जीन पेयर मौजूद है, उस जीन पेयर में दरअसल एक जीन की दो कॉपीज हैं। अब इन कॉपीज का सेम होना जरूरी नहीं है। टी, फॉर एग्जांपल टी जीन की दो कॉपीज हैं। अब एक कॉपी कैपिटल टी है, एक कॉपी स्मॉल टी है, दोनों हैं टी जीन की, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी जीन की दो कॉपी मौजूद होती हैं, उन दोनों कॉपीज का सेम होना जरूरी नहीं होता। 19। एन इंडिविजुअल हैविंग ए कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन में ट्रांसमिट टू हिज हर। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास आ कॉपी, यानी सिंगल कॉपी है डिफेक्टिव जीन की, यानी वो हेट्रोजाइगस है। अब जब वो हेट्रोजाइगस है तो क्योंकि यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया कि वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, अलबत्ता उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉपी फकत एक है, कॉपी फकत एक है। अब एक कॉपी है तो ऑटोमेटिकली ये एक कॉपी के नतीजे में क्या होगा, ये एक कॉपी का मतलब कुछ ऐसे ही है जैसे हम कह लें कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर रिसेसिव जीन की सिंगल कॉपी मौजूद है, ठीक है। अब इसके नतीजे में जो गैमीट बनेंगे वो दो तरह के होंगे। हाफ गैमीट विल हैव स्मॉल टी, हाफ गैमीट विल हैव कैपिटल टी। तो हाफ गैमीट्स का मतलब है 50%। तो इसका मतलब है 50% ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। हाफ चिल्ड्रन, हाफ चिल्ड्रन को ये
स्मॉल टी जाएगा और हाफ चिल्ड्रन को कैपिटल टी जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये ऑटोसोम पे है, भले कहीं भी है, तो सिंगल कॉपी है, तो इट विल बी इनहेरिटेड टू हाफ individuals of the new generation. Question number 20. A person may suffer from hemophilia C only if एक शख्स हीमोफीलिया सी का शिकार कब होगा? ओनली इफ, सिर्फ उस वक्त। अब ये पर्सन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो हीमोफीलिया सी अभी हमने बात की ऑटोसोमल है। तो ऑटोसोमल के केस में जब तक रिसेसिव या डिफेक्टिव जीन, रिसेसिव डिफेक्टिव जीन जो कि हीमोफीलिया यहाँ पे इस केस में, जब तक दो कॉपी इकट्ठी ना हो, वो हीमोफीलिया सी का शिकार नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ओनली इफ ही और शी इनहेरिट्स डिफेक्टिव जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जब तक दोनों पेरेंट्स से उसको डिफेक्टिव या रिसेसिव कॉपी फॉर हीमोफीलिया सी नहीं मिलेगी, ही और शी कैन नॉट बी victim of hemophilia C. According to Darwin, survival in the struggle for existence is abstrus। जो डार्विन के मुताबिक ये जो सर्वाइवल फॉर स्ट्रगल एग्जिस्टेंस है, इज ये क्या है? ये रैंडम नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इट इज सेलेक्टिव। उसका ये कहना है कि बाकायदा सिलेक्शन होगी। सरवाइव वो करेगा जो सेलेक्ट होगा, और सेलेक्ट कौन करेगा? नेचर, जिसको से नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन। 22. Unequal ability of individuals to dash leads to accumulation of favorable characters over accumulation of favorable characteristic over generation। जनरेशन आफ्टर जनरेशन अकेमुलेशन होगी फेवरेबल कैरेक्टर की, लेकिन किस बिहाफ पर? अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू, इंडिविजुअल्स तमाम जो एक पॉपुलेशन में होते हैं उनमें बराबर की सलाहियत नहीं होती। अनइक्वल एबिलिटी है, और ये सलाहियत है टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, जिंदा रहने की सलाहियत। इस जिंदा रहने में ऑटोमेटिकली उसमें बात आएगी, वो खुराक को हासिल कर सकता है, वो कह लें कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन को गेन करेगा, जिंदा रहने की सलाहियत के जिंदा रहे, और जिंदा रहे और रिप्रोड्यूस करे। अगर कोई इंडिविजुअल जिंदा तो रहता है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो जाहिर है उसके जीन अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं होते। जब अगली नस्ल को मुंतकिल नहीं होंगे तो फिर वो जमा कैसे होंगे? तो लिव एंड रिप्रोड्यूस, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन का नाम देते हैं, कोई इंडिविजुअल सेलेक्ट हुआ तो उसके सेलेक्ट होने का मीनिंग ही ये है कि अगर सिलेक्शन को डिफाइन किया जाए तो सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर विल सेलेक्ट एन इंडिविजुअल हु विल लिव एंड रिप्रोड्यूस। ये है सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 23। All the gametes of a trichromatic man will have genetic complement for, एक ट्राइक्रोमेटिक मैन के तमाम गैमीट्स के अंदर विल हैव जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट फॉर, तमाम गैमीट्स के अंदर कौन से कलर के ऑप्शन प्रेजेंट होंगे? अब जो मेल है वो दो तरह के गैमीट पैदा करता है, एक होते हैं गैमीट एक्स के साथ और एक होता है वाई के साथ। ट्राइक्रोमेटिक विजन के अंदर आप जानते हैं कि जो ब्लू कलर का जीन है वो तो ऑटोसोम के ऊपर है, तो जो ब्लू कलर का जीन है वो तो तमाम गैमीट्स में पाया जाएगा। लेकिन जो रेड एंड ग्रीन है, रेड एंड ग्रीन, वो है एक्स लिंक्ड, यानी वो प्रेजेंट होंगे सिर्फ एक्स के ऊपर। जी, तो एक्स के ऊपर रेड एंड ग्रीन के जीन मौजूद हैं, वाई पर नहीं है। ऑटोमेटिकली वो गैमीट जो वाई क्रोमोसोम के साथ होंगे, 50% ऑफ द गैमीट, उनमें ब्लू कलर का जीन तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उनमें रेड और ग्रीन मौजूद नहीं होगा। तो ऑल द गैमीट्स ऑफ ए ट्राइक्रोमेटिक मैन विल हैव जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट फॉर ब्लू।
दोनों तमाम गैमीट्स में अगर कॉमन लिया जाए तो तमाम गैमीट्स में ब्लू का जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन 50% ऑफ द गैमीट विल नॉट हैव जीन फॉर ग्रीन एंड रेड ऑप्शंस। तो सिलेबस के अंदर बेटा एंट्री टेस्ट में क्योंकि लिया गया है लिंकेज को, और लिंकेज के जो केसेस हैं तमाम वो आपने रिवाइज करने हैं, सिर्फ हीमोफीलिया तक महदूद नहीं रहना। क्योंकि ऑटोमेटिकली एक असूल आपको पढ़ाया है और उस असूल के अंदर एक केस को स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि सिर्फ एक ही केस। रूल का मकसद ही ये है कि आपको रूल आना चाहिए, आगे एग्जाम्पल में कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर। नेचर जब सेलेक्ट करती है तो वो सेलेक्ट करती है दरअसल रीजनल, उस इलाके में जहाँ सर्दी पड़ी है वहां पर लंबे बाल वाला अगर एनिमल सेलेक्ट होता है तो वही एनिमल, उसी एनिमल की दूसरी पॉपुलेशन जो किसी गर्म इलाके में है, तो गर्म इलाके में वो सेलेक्ट होगा जिसके बड़े बाल नहीं होंगे। सर्द इलाके में उसी स्पीशी के वो मेंबर सेलेक्ट होंगे जिनके बड़े बाल होंगे, जो सर्दी से बचाएंगे। जबकि गर्म इलाके में वो सेलेक्ट होंगे जिनके बड़े बाल नहीं होंगे, क्योंकि गर्म इलाके में बड़े बाल प्रॉब्लमेटिक हैं। तो ये जो स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, बुक की स्टेटमेंट है कि वो टाइमली और रीजनल होते हैं, यानी उस वक्त के लिए जब तक कंडीशन वो रहे, और उस रीजन के लिए हुआ करते हैं। टाइम चेंज हो, एनवायरनमेंट बदल जाए, या उसी वक्त में किसी दूसरे इलाके में चले जाएं, तो जरूरी नहीं कि वो वहां भी सेलेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 25, इन ब्रीडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल रिजल्ट इन अदर्स टू जीनोटाइप एज वेल। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम प्लांट में कहते हैं कि अपने जैसों के साथ ही, अपने जैसों के साथ। यानी यहाँ पर ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए अगर सेल्फ फर्टिलाइज करें तो इट विल मेक टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो इसको यानी हमने क्रॉस किया सेल्फ, और अब जब सेल्फ करेंगे तो दोनों पेरेंट्स से दो दो तरह के गैमीट पैदा होंगे। ठीक हो गया, जब दो दो तरह के गैमीट पैदा होंगे तो यहाँ पर हाइब्रिड के पैदा होने का इम्कान है। अच्छा, अदर टू टाइप यहाँ पर बेटा हुआ ये है कि ये दो ऑप्शन, सी ऑप्शन भी यही बन गया है यहाँ पर। ये एक्चुअली जो टाइप करके दिया था उसमें ये स्मॉल था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो वो ऑटो करेक्शन के बेस पर जो पहला लेटर है उसको बड़ा कर देता है। ये दरअसल क्वेश्चन ऑप्शन है ये, स्मॉल ए, स्मॉल ए जीनोटाइप। जिस तरह ये कैपिटल ए जीनोटाइप है, ये स्मॉल ए का ऑप्शन था, ये कंप्यूटर ने खुद इसको फर्स्ट लेटर को कह लें कि आगे कर दिया। तो बहरहाल, तो अब इन दोनों में से दोनों जवाब बहरहाल दुरुस्त हो गए, लेकिन क्या होगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो, यानी जीनोटाइप ये हो, तो इससे कैपिटल तो पैदा नहीं हो सकता। ये जीनोटाइप हो तो इससे स्मॉल पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जीनोटाइप है इससे तीन तरह के कॉम्बिनेशन सामने आएंगे। तीन तरह के कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? यही कैपिटल ए भी इससे पैदा होगा, स्मॉल ए भी पैदा होगा, और हाइब्रिड भी पैदा होगा। तो सवाल ये है कि इन ब्रीडिंग के नतीजे में कौन सी जीनोटाइप से बाकी दोनों जीनोटाइप भी प्रोड्यूस होंगे, तो वो होगा हाइब्रिड। यानी हाइब्रिड में एबिलिटी है कि वो होमोजाइगस भी प्रोड्यूस करे और हेट्रोजाइगस भी। जो होमोजाइगस होता है ट्रू ब्रीडिंग, वो सिर्फ ट्रू ब्रीडिंग ही पैदा करता है, हाइब्रिड पैदा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 26, appearance of an albino child in a normal family indicates that male and female parents are of। अब जो अल्बिनो चाइल्ड का केस है ये भी ऑटोसोमल है, और कह ले कि जो जीन डिफेक्टिव जीन है वो रिसेसिव है। तो इन केस ऑफ ऑटोसोम डिफेक्टिव जीन उस वक्त तक अपीयर नहीं होता जब तक कि उसकी दो कॉपीज इकट्ठी ना हो। अब ये दो कॉपीज जो एल्बिनो के अंदर होंगी, तो लाजिम सी बात है कि एक कॉपी उसको एक पेरेंट से मिलेगी, दूसरी कॉपी दूसरे पेरेंट से मिलेगी, तब जाकर वो एल्बिनिज्म का शिकार होगा। और जब दोनों पेरेंट से मिलने का मतलब है कि दोनों पेरेंट
चाइल्ड इन नॉर्मल फैमिली, यानी पेरेंट्स में से कोई भी अल्बिनो नहीं है। जब पेरेंट्स में से कोई भी अल्बिनो नहीं है तो ये अल्बिनो जाहिर है उस सूरत में पैदा होगा जब दोनों पेरेंट्स से उसको स्मॉल ए मिले। इसका मतलब है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो ये कंडीशन रखते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं। और हेट्रोजाइगस से अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बात की कि स्मॉल ए, इसका ए और इसका ए दोनों इकट्ठे हो गए तो अल्बिनिज्म के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन नेसेसिटी। एक है कॉमन एंसेस्ट्री, यहाँ पर इसको पढ़ने में गलती नहीं करना। कॉमन नेसेसिटी, एक ही जरूरत, यानी बैट के अंदर भी विंग्स अवेल हुए और बर्ड के अंदर भी, और इवन कह लें कि जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने भी उड़ने के लिए विंग्स डेवलप किए। तो कॉमन नेसेसिटी की बुनियाद पे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो बज़ाहिर एक जैसे होते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर डिफरेंट होते हैं। तो कॉमन नेसेसिटी के बिहार ये जो चीज है ये कहलाती है एनोलॉजी। अगर कॉमन एंसेस्ट्री होता तो फिर होती होमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द alleles of a multiple allelic trait have same, all the alleles of a multiple allelic trait have same। अब तमाम alleles जो एक मल्टीपल अलेलिक ट्रेट के हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप। अब एबीओ ब्लड ग्रुप हम क्यों शामिल कर रहे हैं कि मेंडल के लॉ वहां भी अप्लाई होते हैं। वो मल्टीपल जरूर है लेकिन केस वैसा ही है, डोमिनेंट रिसेसिव का, और एक ही लोकस के ऊपर एक वक्त में सिर्फ दो ही फॉर्म प्रेजेंट हो सकती हैं, जिस तरह मेंडेलियन हुआ करती हैं। तो बहरहाल ऑल द अलील्स ऑफ ए मल्टीपल एलेलिक ट्रेट हैव सेम। तो तमाम अलील्स का क्या चीज सेम होगा, वो जो पहले भी बात हुई थी, उन सब की लोकेशन सेम है, यानी लोकस एक है। एक ही लोकस पे 300 अलील भी हैं तो होंगे उसी लोकस पर, अलबत्ता एक इंडिविजुअल में नहीं होंगे, जाहिर है पूरी पॉपुलेशन में नजर आएंगे। एक इंडिविजुअल में उसी लोकस पर उन 300 में से दो मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैरेक्टर फिनोटाइप डिफरेंट होगी बट द लोकस विल बी सेम इन केस ऑफ मल्टीपल अलेलिक ट्रेट। जिस तरह आइसो एग्लूटिनेशन, आई जीन का मामला है कि ए दोनों ए हो, एक ए एक बी हो, एक ए एक स्मॉल आई हो, लेकिन लोकस सबका सेम है। क्वेश्चन नंबर 29, what will be the genotypic ratio in offspring if father is heterozygous A and mother is heterozygous B for blood group। यानी फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है और मदर भी हेट्रोजाइगस है। अब फादर और मदर हेट्रोजाइगस हैं, अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या आएगी। जीनोटिपिक रेशो अब यहाँ पे अगर हम यूं लें, देख, तो एक पेरेंट है जो हेट्रोजाइगस ए है, तो हेट्रोजाइगस ए के लिए हम लेंगे कि एक गैमीट उसका होगा ए के साथ और एक गैमीट होगा स्मॉल आई के साथ। ये देखें, ये अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद स्मॉल लेटर को कैपिटल में कर देता है। दूसरा पेरेंट है कैपिट हेट्रोजाइगस बी, तो उससे दो दो गैमीट होंगे, एक होगा बी के साथ और एक होगा स्मॉल आई के साथ। ये देखिए इसको भी इसने, अब ये गैमीट्स हैं। अब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, यानी इनसे ए बी ब्लड ग्रुप भी पैदा होगा, इनसे बी ब्लड ग्रुप वाले भी पैदा होंगे, इनसे ए ब्लड ग्रुप वाले भी पैदा होंगे, और इससे स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप भी पैदा होगा। अब ये चारों हैं मुख्तलिफ, यानी अब चार 25-25% लें तो ये होगा 1-1-1 की जीनोटिपिक रेशो। 1-1-1 की जीनोटिपिक रेशियो आएगी, 1 फॉर ए बी, 1 फॉर बी, 1 फॉर हेट्रोजाइगस ए एंड 1 फॉर ओ। तो सवाल यहाँ पे हमारे पास क्या है जनाब, ठीक, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो इन ऑफस्प्रिंग। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, तो ऑफस्प्रिंग में जीनोटिपिक रेशियो होगी 1-1-1-1। 1 1 1 1 1। 1 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
जी, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 30, जीन कंट्रोलिंग ए डैश ट्रेट इज virtually restricted ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। वो जीन जो कंट्रोल कर रहा है किसको, तो वो कहाँ होगा, एक्स के ऊपर ही पाया जाएगा। अभी ऊपर भी जिस तरह हमने बात की एक्स के ऊपर, जिसे कहते हैं कि दैट इज प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स, वो होते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। तो इट इज द सेक्स लिंक्ड जीन, जीन कंट्रोलिंग ए सेक्स लिंक्ड जीन ट्रेट इज virtually restricted on एक्स क्रोमोसोम ओनली। virtually का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसमें थोड़ी सी कह लें कि कंट्राडिक्शन भी है। सेक्स लिंक्ड किसको कहा जाए, दूसरा नॉलेज अभी तक फाइनल नहीं हुआ। साइंस का कमाल यही है कि ये आगे ग्रो करती है शक की बुनियाद पर, और ये बात पहले तस्लीम करती है कि अभी तक जो कुछ भी मालूम हुआ ये मुकम्मल सच नहीं है, मतलब फाइनल नहीं है। कल को मजीद कुछ और डिस्कवरीज हो, पता चले कि सेक्स लिंक्ड जीन कहीं और भी निकल आए हैं, तो बात की बात है। तो बहरहाल प्रेजेंटली जो माना जाता है, ठीक है, वर्चुअली, तो दैट वो है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर only on X, sex linked genes are present only on X। तो ये था फर्स्ट पार्ट बेटा। सेकंड पार्ट में हम बाकी की डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।